हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं रिवीजन कैप्सूल सॉलिड्स और फ्लूइड का। अब देखो, सॉलिड एंड फ्लूइड के अंदर हम लोग सारा रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी का पोर्शन मैंने इसमें ही रख दिया है। कंसेप्चुअल वर्जन एनसीईआरटी का इसमें से ज्यादा आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, तो वो सब हम देखेंगे। कुछ नए प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, जैसे जो आपका यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बेस्ड एक नया प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और नए प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर रखे हैं, जिससे आपको अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम करने को मिल जाए। तो अच्छे से कर लो ये लेक्चर, और साथ साथ में मास्टर शीट अटेम्प्ट कर लेना, आपका काम खत्म। टेस्ट जरूर लगाने हैं, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन, उसके फॉर्मूले और उस पे बेस्ड कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। तो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड का जो सरफेस होता है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा तो कोई भी चीज हम रखें तो वो चीज क्या होगी, उसको अपने ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो पहला क्वेश्चन जो नीट लेवल का खूब बार आया हुआ है वो है नीडल का वेट, ठीक है ना। नीडल कैसे लिक्विड सरफेस के ऊपर बैलेंस होती है। तो हमने ये एक नीडल, आप देख सकते हो, लिक्विड सरफेस के ऊपर रखी, तो ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ट्विस्ट हो गई और ये थोड़ा सा टेंजेंशियली ये फोर्स यूं करके इधर की तरफ लगी। इस सरफेस टेंशन की फोर्स की वैल्यू होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो T इंटू एल की फोर्स इधर लगी, एज वेल एज आप इस डायग्राम में देख सकते हो T इंटू एल की फोर्स इधर लगी। जितना वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये उसको सरफेस को उतना अंदर दबाएगा, थीटा उतना कम होता चला जाएगा। ध्यान रखना मैंने थीटा वर्टिकल से लिया है। मैक्सिमम वेट के वक्त ये थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास होगी, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 2TL cos थीटा बराबर mg। इसे हम बैलेंसिंग ऑफ नीडल का कंसेप्ट बोल सकते हैं। अब अगर यही नीडल हम सरफेस से निकालने की कोशिश करें तो ये जो फोर्सेस हैं ठीक है ना, ये जो फोर्सेस है अब अंदर की तरफ लग करके इसे बाहर जाने से रोकती हैं। तो वो एक्स्ट्रा फोर्स जो इसे सरफेस से प्लक आउट करने के लिए चाहिए होगी, तो उस वक्त ये टीएल की फोर्सेस बिल्कुल नीचे लग रही होंगी, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स अदर देन वेट हो जाएगी 2TL के बराबर। तो ये दोनों जगह काम करता है, बैलेंस करने में भी और बाहर निकालते हैं तो उस वक्त भी ये रोल प्ले करता है। तो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल नीडल अदर देन एमजी इज 2TL, ठीक है ना। तो दोनों कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो गए, बैलेंसिंग ऑफ नीडल एंड प्लकिंग ऑफ नीडल, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करती है, होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक। अब क्या होता है सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से, अब जैसे मान लो ये फिल्म है, तो ये फिल्म क्या करेगी, अंदर की तरफ जो भी इसके मॉलिक्यूल होंगे वो इस स्लाइडर को अंदर की तरफ पकड़ करके पुल करेगी। हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सरफेस के एरिया को चेंज करेंगे, तो एरिया चेंज करने से यहां सरफेस अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी। निकालने का तरीका होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। इस पे भी खूब प्रॉब्लम आपके आए हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। जब जब शब्द वो फिल्म बोलेगा, लैंग्वेज सुनिए, तो फिल्म में हमेशा दो लेयर्स होती है, ठीक है ना। दो लेयर होने की वजह से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी हम सरफेस एनर्जी निकाल रहे होंगे फिल्म की, तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया करेंगे, एरिया हमें दो सरफेसेस का लेना पड़ेगा। चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाल रहे होंगे तो टी इंटू डेल्टा ए करेंगे, डेल्टा ए हमें 2 का लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। ये छोटा सा पॉइंट है बट सिली मिस्टेक करवाता है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आप ये प्रॉब्लम देख रहे हो, ठीक है ना। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन ही इसमें से आते हैं, अनकॉमन नहीं आते कि बहुत दुनिया से अलग हट करके आ जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स आपके में वैसे भी बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक या दो सवाल इससे बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है, a metallic wire of density D floats horizontally in a liquid, ठीक है ना। वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, डेंसिटी रो की जगह D से डिनोट कर रहा है। मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर सच दैट इट मे नॉट सिंक। तो हमें पता करना है रेडियस कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि वो सिंक ना करे। तो मैक्सिमम रेडियस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रेडियस के वक्त ये सरफेस बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकल की तरफ अलाइंड हो जाएगा। टीएल की फोर्स इधर से ऊपर की तरफ लगेगी, टीएल की फोर्स इधर से भी ऊपर की तरफ लगेगी, नीचे एमजी लगेगा। अब इससे ज्यादा हमने रेडियस या वेट कर दिया तो ये मेम्ब्रेन को तोड़ देगा और सिंक हो जाएगा। हो गया कंसेप्ट इसका तैयार। तो इक्वेट कर देते हैं, तो 2TL इक्वल्स टू mg, मास को हम ब्रेक कर लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ टाइम्स टी। अब देखो L से L ये पोर्शन हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। अब बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2T बराबर डेंसिटी, एरिया हो गया सर्कल का पाई आर स्क्वायर टाइम्स टी। यहां से मैक्सिमम रेडियस, ठीक है ना, की वैल्यू मेरे पास आ गई
डी पाई जी और इस पूरे टर्म का अंडर रूट। अब आप इसके हिसाब से आंसर देख सकते हो 2t/पाई डी जी का अंडर रूट, ये ऑप्शन हमारा इसके अंदर फिट हो रहा है ए वाला जाकर के। तो मजेदार सवाल था, सिंपल सवाल था, बट एग्जाम में फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होती है, रिवीजन में मस्ट होता है, तो इसलिए हमारे वो चीज कर रहे हैं रिवीजन में जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक और तरीके का सवाल, इसमें मैंने पूछा है, अब हमेशा गौर कर लेना, सरफेस एनर्जी पूछी है या चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछी है। तो यहां पूछा है सरफेस एनर्जी, तो T इंटू ए हो जाएगा, फिल्म की होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, चेंज होता तो डेल्टा ए होता और 2 सरफेस का लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बोल रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इतना, तो T यानी सरफेस टेंशन का वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में 5 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, फिल्म दे रखी है, लिक्विड इज हेल्ड इन अ रिंग ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, तो एरिया दे रखा है रिंग का 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सरफेस एनर्जी इज अबाउट, तो सरफेस एनर्जी को सिग्मा से भी डिनोट कर लेते हैं, एस से भी डिनोट कर लेते हैं, जो सिंबल चाहिए बना लो। तो सरफेस एनर्जी हो जाएगी T इंटू ए, ठीक है। अब यहां से हम T की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 0.02, इतने तक तो ठीक है, बट जैसे ही मैंने बोला था शब्द फिल्म में हमेशा 2 सरफेसेस होंगे और वहां 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आ गया ये 5 4 जा 20, दैट मींस ये आ गया 0.2, यूनिट अपना वही हो जाएगा जूल के बराबर, कोई भी एनर्जी हो यूनिट जूल ही होता है, तो 0.2 जूल के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो राइट आंसर इसका फिट बैठ रहा है थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ये बहुत ही कॉमन केस है, अब इसमें देखो सरफेस टेंशन से हमेशा थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर साल आया है, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन नीडल वाला हो गया और सरफेस एनर्जी वाला हो गया, दूसरा सेक्शन आता है चेंज इन रेडियस, ठीक है, या फिर हम छोटी ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट में कर रहे हैं या स्मॉल को बड़े में कर रहे हैं, यहां पर सरफेस यहां पर एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब के सवाल होते हैं, राइज और फॉल इन टेम्परेचर के होते हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर मैंने रखी हुई है, एक बार रिवीजन करते हैं। तो कहानी ये कह रही है कि हम एक लिक्विड ड्रॉप, अब ध्यान रखना ड्रॉप है तो सिंगल सरफेस होगा, सोप बबल होगा तो 2 सरफेसेस होंगे, एयर बबल में 1 सरफेस होता है, तो हमेशा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैटर करते हैं सरफेस टेंशन के अंदर, बेसिक्स आपके आने चाहिए आपको। द इनिशियल रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज r1 एंड फाइनल रेडियस इज r2, तो बताओ वर्क डन R1 से R2 जाने में कितना होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, R1 से R2 जा रहे हैं, दैट मींस हम सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं, तो वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, सिंपल कांसेप्ट। पुट करने कराने के बाद ये वर्क डन का जनरलाइज रिजल्ट आ जाता है। अब अगर यही देख लो सोप बबल है, तो सोप बबल में 2 लेयर्स होंगी, 2 लेयर होंगी तो एक 2 एक्स्ट्रा यहां पर फिट हो गया, तो ये छोटा सा पॉइंट पर ध्यान रखना है। अब मैंने इसको कुछ और मॉडिफाई किया हुआ है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जनरली क्या होता है, 3 चीज होती है, आर एन आर, आपको ये क्या है, आर हो गया बड़ी ड्रॉपलेट का रेडियस, एन हो गई नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, छोटा आर हो गया छोटी ड्रॉपलेट का रेडियस। इन 3 में से कोई 2 बात गिवन होती है, तीसरी हमें खुद ढूंढनी होती है, वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम ढूंढते हैं। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से अगर हम इक्वेशन बनाए तो 4, ये पहले भी बनाई हुई है हमने, कोई नया नहीं है हमारे लिए, 4/3 पाई आर क्यूब बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल ड्रॉपलेट का, आर एन आर का रिजल्ट मिल गया, आर बराबर एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें खूब काम में आता है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब अगर हम ये रिजल्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है ना, किसी भी स्मॉल आर या कैपिटल आर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें अपने इस वाले या इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलों को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मान लो हमने एक बड़ी ड्रॉपलेट को एन छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक किया, तो वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, एन छोटी ड्रॉपलेट का एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़ी ड्रॉपलेट का 4 पाई कैपिटल। ये सब सिचुएशन के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। करने कराने के बाद ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जनरेट होता है। अब इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के अपने मीनिंग है, वो मीनिंग ये कि जब बड़ी ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट में जाती है तो वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी जो होगी वर्क में कन्वर्ट होगी। अब किसी चीज की एनर्जी जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो होगा ऑटोमेटिकली फॉल करेगा, ये इसका सीक्वेंस बनता है। तो वर्क पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी अगर वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, अगर वर्क और थोड़ा इलाबोरेट कर दूं, इंटरनल एनर्जी अगर वर्क के अंदर जाएगी, इंटरनल एनर्जी अगर कम होगी बॉडी की, इंटरनल एनर्जी का कन्वर्जन वर्क के अंदर होगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। वही वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो बड़ी ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट में जाएगी, टेम्परेचर फॉल करेगा। आ गया ना पूरा का पूरा हिसाब किताब, मैंने आपको पूरा सेट करके दे दिया। वर्क से चलो,
एनर्जी को पकड़ो, वहां से राइज और फॉल पकड़ो। वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी जाएगी वर्क के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए होगा वर्क डन। इंटरनल एनर्जी जाएगी तो उसका वैल्यू कम होगा, वैल्यू कम होगा तो टेम्परेचर फॉल। ये सीक्वेंस बन गया पूरा। कई लोग क्या करते हैं, खाली रट लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता हुआ कैसे। तो अगर बड़ी ड्रॉपलेट छोटी ड्रॉपलेट में जा रही है तो टेम्परेचर फॉल करेगा, और छोटी ड्रॉपलेट बड़ी ड्रॉपलेट में जा रही है तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। कितना राइज कितना फॉल, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, एमएस डेल्टा थीटा डाल देंगे। और यहां पर एक बात ध्यान रखें, एमएस डेल्टा थीटा में एनर्जी का यूनिट कैलोरी चलता है, ठीक है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए जूल से यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, तो हमने क्या किया, एमएस डेल्टा थीटा, चलो मैं इधर लिखता हूं, तो एमएस डेल्टा थीटा हमने वर्क डन को डाला, और साथ में जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट जे से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिजल्ट का मॉडिफाइड फॉर्म है, 3VT 1/r माइनस 1/r। इसे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ खास नहीं किया मैंने। जैसे यहाँ 4πr² है तो बाई 3 कर दिया, तो ये वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 3 भी करना पड़ेगा, तो 3VT बन गया रिजल्ट, ठीक है ना। अब यहां पर अंदर रिजल्ट बन रहा है 1/r माइनस 1/R। सिचुएशन के हिसाब से आप इसको इजिली मैनेज कर सकते हो, कोई इसमें भयानक काम नहीं है। ओके, यहां से डेल्टा थीटा राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 3VT/ms और टाइम्स जे। जे जरूरी है, जे इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, बिना इसे लगाए कन्वर्जन नहीं होगा, आप इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1/r माइनस 1/R। अब कोई पूछे कब राइज करेगा, तो बड़े से छोटे में जाने पर टेम्परेचर जो होगा आप चेक करो क्या करेगा, बड़े से छोटे में जाने पर टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है ना। और छोटी ड्रॉपलेट बड़े में कंबाइन कर गई तो टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बड़े से छोटे में आ रहा है, कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये याद करने का तरीका हो गया। छोटे से बड़े में जा रहा है, बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सीक्वेंस पूरा, ठीक है ना। तो अगर कोई याद करने वाला है तो इस सीक्वेंस से याद कर लो, भूलोगे नहीं तो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कब बढ़ेगा कब कम होएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप देख रहे हो, हर कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है टी इज द सरफेस टेंशन, तो ये कह रहा है टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। हमने पहले ही देख लिया, सोप है भैया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 नहीं लगाया तो वहां 4 में से -1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम डायमीटर डी से 2d। अब तो जनरल कंसेप्ट से चलते हैं, तो कुल मिला के डायमीटर डी से 2d करना है, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन की वैल्यू हो गई टी टाइम्स डेल्टा ए, और 1 2 और लगा लो, ये 2 नहीं लगाया तो 4 भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, -1 मिलेगा। तो सरफेस टेंशन ये रहने दो, चेंज इन सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। आप सो बबल का हम एरिया लिख रहे हैं 4πr², तो 4π, अब रेडियस हो गया कितना, 2d/2 यानी d², समझ गए, -4π, अभी डायमीटर इनिशियल था d, तो रेडियस हो गया d/2, तो d²/4। और 1 2 और लगाना है, नहीं लगाया तो मेरे को भी 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो फाइनल रिजल्ट बाहर आ गया 8πt। पहले सेफ हो जाओ, ठीक है ना, d² माइनस d²/4, तो फाइनली ये बना 3/4, 4 to 8 यानी 6πt, ठीक है ना, और d²। अब मैं देखूं इसमें कहीं कुछ छूटा तो नहीं, 6πt d² is the value of work done required to change diameter from d से 2d। 6πt d², इस हिसाब से राइट आंसर चेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ रहा है सी वाला। तो जब सारे कंसेप्ट सही होते हैं, ऐसे ही सवाल धड़ 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 सही होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट सही रखो और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये कह रहा है लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर ब्रेक्स इनटू 64 ड्रॉपलेट। आ गया ना, बड़ी से छोटी ड्रॉपलेट जा रही है, यानी ड्रॉपलेट छोटी हो रही है, टेम्परेचर फॉल करेगा। कोई पूछे क्या करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। ओके, तो ये कह रहा है लिक्विड ड्रॉप, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं, तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं वही चीज यहां चिपकाता तो बढ़िया, मैंने बोल के बता दिया ना आपको, कब राइज करेगा कब फॉल करेगा। अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर ब्रेक्स इनटू 64 ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो पहले आर एन आर का रिलेशन, तो कैपिटल आर बराबर 64 की पावर 1/3 स्मॉल आर, डायरेक्ट ही लिख लिया करो उसको, वॉल्यूम कंजर्वेशन बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो आर की वैल्यू हो गई 4r, क्योंकि ये कैपेसिटर से लेकर के यहां तक ऐसे ही चल रहा है, पोटेंशियल में भी तो आपने यही पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है इफ द सरफेस टेंशन इज टी देन गेन इन एनर्जी, तो गेन इन सरफेस एनर्जी निकालनी है, ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, एक सरफेस है, कोई 2 नहीं लगेगा, ठीक है ना, 100 बबल होता जरूर 2 लगाते। तो गेन इन सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी का गेन हो गया सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन, फाइनल एरिया हो गया कितनी ड्रॉपलेट्स का, 64 ड्रॉपलेट्स का, इनटू 4π छुटका r²
माइनस इनिशियल एरिया हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो आंसर या तो स्मॉल आर में है कैपिटल आर में, यानी कन्वर्जन तो मारना पड़ेगा। अब पहले काम करते हैं, कैपिटल आर पुट कर देते हैं, आसान है पुट करना। तो यहां पर ये चेंज इन सरफेस एनर्जी हमारे पास आ जाएगी टी इंटू 4 पाई को पहले बाहर निकाल लो, ठीक है ना, और अंदर बचेगा मेरे पास 64 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, अब कैपिटल आर को डाल देते हैं 4 आर, तो 16 आर स्क्वायर, राइट। तो ये रिजल्ट बना 64 माइनस 16, तो टी इंटू 4 पाई इंटू ये 14 में से 6 गया 8, यानी ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है तकरीबन 48 आर स्क्वायर। अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 192 पाई आर स्क्वायर टी। देखें कोई आंसर है क्या? बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ रहा है फोर्थ वाला, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट भी करेक्ट हो, क्योंकि कैपिटल आर भी तो वेरीफाई करना है, उसको भी कर लेते हैं। तो और करके हम कैपिटल आर के टर्म में भी ये रिजल्ट निकालते हैं। तो कैपिटल आर के टर्म में अब निकालने के लिए यहां पर छोटे आर को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? r/4 से, ठीक है। पुट करते हैं, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमारे पास आ गया टी इंटू 4 पाई, यहीं से आगे बढ़ो आप, ठीक है ना, 64 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 16 आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, माइनस माइनस माइनस, मैंने दोनों को ही पुट कर दिया, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी। अब रिजल्ट सही है, 16 4 जा 64, 4 माइनस 1 3, 3 4 12, तो 12 पाई आर स्क्वायर टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी जब 64 स्मॉल ड्रॉपलेट में वो ब्रेक होती है, बड़ी ड्रॉपलेट। तो कैपिटल आर के टर्म वाला आंसर तो मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर फोर्थ वाला ही है। तो आई थिंक आपको कैलकुलेशन कैसे मैनेज करनी है बिना रटे वो भी मैंने सिखा दी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल, लिक्विड ड्रॉप। इस पे भी अच्छा सवाल है, लिक्विड ड्रॉप या फिर सोप बबल, इसके कंसेप्ट में एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव वाली साइड जो होता है, यानी ये जो अंदर वाली साइड होती है कॉनकेव साइड, इसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना। ये जो एक्सेस प्रेशर होता है इसका वैल्यू ड्रॉप के लिए 2T/R होता है, ठीक है ना। और अगर बबल होगा तो बबल, कौन सा बबल? सोप बबल, ठीक है ना, एयर बबल नहीं, सोप बबल के लिए प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू 4T/R। जितना रेडियस छोटा ये एक्सेस प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कॉमन सवाल चलता है कि एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, बताओ क्या होगा अगर हम इनके बीच एयर का फ्लो मेंटेन कर दें। तो देखो पहले हम पता करेंगे एयर कहां से कहां जाएगी। एयर हमेशा जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो छोटी ड्रॉपलेट का प्रेशर हाई, बड़ी ड्रॉपलेट का प्रेशर लो। तो यहां से हाई से लो की तरफ एयर का फ्लो होगा, तो छोटा बबल और छोटा, बड़ा बबल और बड़ा, ये हमेशा मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये प्रेशर डिफरेंस कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स का 2T/R के बराबर होता है। तो अगर आपको इंटरनल प्रेशर निकालना है तो वो जाएगा आउटसाइड का प्रेशर प्लस 2T/R या 4T/R, डिपेंडिंग कि ड्रॉप है या सोप बबल है, ठीक है। तो ये दोनों वर्जन यहां पर कंप्लीट हो गए। बहुत जोरदार सवाल है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने दो सवाल रखे हैं, दोनों बहुत जोरदार है। जैसे पहला सवाल आप देख रहे हो, सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सोप बबल है, दो लेयर्स होती हैं सोप बबल में, पहले का रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड अनदर बबल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दो बबल हैं, ये कोलीज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में ये बबल कंबाइन करके एक सिंगल बबल फॉर्म कर रहे हैं। रेडियस इसका आर ले लेते हैं, तो रेडियस ऑफ द न्यू बबल। अब अगर डायरेक्ट पता है तो लगा दो, नहीं पता तो कंसेप्ट में बता देता हूं। तो देखो इसके अंदर जो एयर के मोल्स रहेंगे वो कंजर्व्ड रहेंगे, तो यहां के मोल प्लस यहां के मोल बराबर यहां के मोल, ठीक है ना। ये मेन है। अब आपको क्यों बताया, डायरेक्ट भी तो पता ही था, कुछ ना कुछ तो हमेशा जब बताता हूं तो लॉजिक तो होता ही, इस पे बेस्ड आगे सवाल है। तो आप वहां रो नहीं, इसलिए पहले ही मैंने आपको हिंट दे दी। तो N1 प्लस N2 बराबर है, अब नंबर ऑफ मोल को PV/RT लिखेंगे, RT दाएं बाएं से कट जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है। तो यह आ जाएगा P1V1 प्लस P2V2 बराबर PV। अब क्योंकि बाहर वैक्यूम है इसलिए आउटसाइड प्रेशर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 2T/R, सरफेस टेंशन वाली चीज के बराबर। तो इसकी जगह आगे 2T नहीं, सोप बबल है तो 4T/R1, और वॉल्यूम की जगह आप 4/3πr³ पुट करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पूरा कंसेप्ट ही बता दिया आपको। P2 की जगह आ गया 4T/R2 और यहां पर मेरे पास आ गया 4/3πr³। और सिमिलरली यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, P की जगह 4T/R और वॉल्यूम की जगह 4/3πr³। यहां से आप चेक करें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी R² बराबर R1² प्लस R2²। दिस इज द रेडियस ऑफ
कंबाइंड बबल इन आइसोथर्मल कंडीशन, जब बाहर वैक्यूम लिया गया हो। शब्द पूरे ध्यान रखने हैं। तो अब हम रेडियस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बस हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 100, 100 का रूट हो जाएगा 10, यानी रेडियस जो अब बनेगा, जो कंबाइंड बबल का रेडियस बनेगा, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर आ गया थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, हाँ ये था जोरदार सवाल, ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको हिंट दी थी। कहते हैं इफ रेडियाई ऑफ टू बबल आर R1 एंड R2, तो बबल कौन सा मैं मेंशन कर दूं, सो बबल की ही बात चल रही है, ठीक है ना। अब आप कहोगे लिखा नहीं है तो यहां पर ऑप्शन से भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, दिखाऊंगा। तो रेडियाई ऑफ टू बबल आर R1 R2, देन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ एयर इन देम। आ गया ना, देखो हिंट तो दे दी मैंने, मोल पता है, मोल से मास निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मासेस का रेशियो निकालना है। तो ये रहा एक बबल जिसका रेडियाई R1 है, ठीक है ना। आउटसाइड प्रेशर P0 ले लेते हैं, पहले इनसाइड का प्रेशर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P0 प्लस 4T/R। आप कहोगे क्यों लिखा, बताता हूं। इसी तरीके से दूसरे वाले का इनसाइड प्रेशर लिखें तो ये हो जाएगा P0 प्लस 4T/R2। अब हमें क्या करना है, हमें मास का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं मोल, मोल होते हैं PV/RT, है ना। मोल को हमने ब्रेक किया मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास यहां से मिला PVM/RT। अब दोनों में ही हवा भरी पड़ी है, मोलर मास तो सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, तो ले दे करके मास जो बचा प्रोपोर्शनल टू PV हो गया। P क्या हो गया, अंदर का प्रेशर, इसलिए इंटरनल प्रेशर लिखा। अच्छा अब इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इंटरनल प्रेशर PO प्लस 4T/, अगर आउटसाइड में वैक्यूम होता तो और ज्यादा मजेदार हो जाता, सिर्फ 4T/R आ जाता। समझ गए आप मेरी बात। तो ये देख करके चलना है कि वैक्यूम में रेशियो लेना है या एटमॉस्फेयर में रेशियो लेना है, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं, मासेस का रेशियो निकालते हैं। M1/M2 का रेशियो मेरे पास आ जाएगा P1/P2 टाइम्स V1/V2, सही है। अब सिंप्लीफाई कर लो, P1 की वैल्यू हो गई P0 प्लस 4T/R। वैसे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कौन सा है, एयर बबल है या सो बबल है। तो P0 प्लस 4T/R2, वॉल्यूम पुट करोगे तो 4/3πr1³ 4/3πr2³, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R1³/R2³। तो दिस इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एयर इन दैम। और आंसर अब आपके सामने है, आंसर हमारा ये वाला वैलिड है। अब ये सपोज करो हमें नहीं पता चल रहा कौन सा है, तो ऑप्शन तो यही मिल रहा है, तो या तो एयर बबल होता तो हमारा 2 आ जाता, सो पे तो 4 आ जाएगा। अब 2 में कोई ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी है सो बबल ही मानते हुए चलना पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से गेम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बहुत कॉमन फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला। तो जब हम एक बहुत पतले रेडियस की कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में इमर्स करते हैं तो अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड इसमें राइज करता है, इसको बोलते हैं एसेंट, ठीक है ना। अब जो फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन को बैलेंस करके हमारे पास हाइट आती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2T cos θ/r ρg। थीटा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे लिक्विड्स जिनमें कोहेसिव और एडहेसिव दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, यानी सॉलिड जिनको ज्यादा खींचता है उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री रहता है। जैसे वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। ऐसे लिक्विड जिनमें जो है कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा रहती हैं, कॉमन मॉलिक्यूल्स जो खींचते हैं, जैसे मरकरी, मरकरी में फोर्सेस ज्यादा होती हैं, उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट वैसे जनरली गिवन ही होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पर ये हाइट ऑफ एसेंट और डिसेंट हम दोनों बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, मतलब लिक्विड राइज करेगा। अब अगर हम बीच से कैपिलरी काट दें या इनसफिशिएंट हाइट की ले ले, तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विड फाउंटेन की तरह बाहर नहीं निकलता, लिक्विड अपने आप को वहां जाकर के एडजस्ट कर लेता है, उसका मिनिस्कस बड़ा हो जाता है। मिनिस्कस बड़ा होने से सरफेस टेंशन की फोर्स कम हो जाती है और इस कम वेट को बैलेंस करना शुरू कर देती है। तो ये कंसेप्ट होता है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। अब कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है कि अगर हम इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ले रहे हैं तो एच आर का जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह कांस्टेंट है। एच हो गया हाइट ऑफ लिक्विड, आर हो गया रेडियस ऑफ ट्यूब, नहीं रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ठीक है ना। स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। तो मैंने दोनों पे सवाल रखे हैं, दिखाता हूं। अब जैसे आप ये न्यूमेरिकल देख रहे हो, अब जनरली इस पे न्यूमेरिकल ही आता है, तो आपके सामने ये कह रहा है वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब, और एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। कैपिलरी ट्यूब पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। तो इस साल मैंने थोड़ा नया रखा है कि लिफ्ट के अंदर क्या होगा, तो वो सवाल भी दिखाऊंगा आपको। कह रहा है वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब विद इनर रेडियस, तो हमें रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दे रखा है 0.5 mm, यानी हाफ 10⁻³ मीटर।
इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर सो दैट लेंथ ऑफ द पार्ट अबव द वाटर इज 25। तो ये कह रहा है हमने इसको पानी में डाल दिया और जो पार्ट पानी के ऊपर हाइट का है, वो ये नहीं कह रहा पानी 25 mm तक राइज कर रहा है, वो कह रहा है ट्यूब जो है वो 25 mm हाइट की है। अब हमें नहीं पता कि पानी कितने तक राइज कर रहा है, वो तो हमें एसेंट वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस फॉर्म विल बी, तो कहता है यहां पर जो मेनिस्कस फॉर्म होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, ये कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये पता करेंगे कि यार ये जो ट्यूब है सफिशिएंट रेडियस की है या इनसफिशिएंट रेडियस की है। उसके लिए हमें हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला लगाया 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ एसेंट मेरे पास आ रही है ट्वाइस, ये है 0.075, तो 75 लिख लिया मैंने, इंटू 10 की पावर -3, cos थीटा अपना 1 ही हो जाएगा। रेडियस, अब रेडियस हमें कैपिलरी ट्यूब का हाफ दे रखा है, तो हाफ इंटू 10 की पावर -3। वाटर की डेंसिटी हमें पता ही है 10 की पावर 3 हो गई, जी भी पता है 10 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के 10 की पावर 4 नीचे आ गया, 10 की पावर -3 था, ये मैं अभी गलत कर देता, तो ये हो गया 10 की पावर -3 और साथ में 10 की पावर 4 नीचे आ गया, ये दोनों कट गए, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 300 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, और मिलीमीटर में देखें तो ये आ जाएगा 30 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इस कैपिलरी ट्यूब में पानी 30 मिलीमीटर तक राइज करना चाहिए था। अगर पानी 30 मिलीमीटर तक राइज करता, यानी सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी होती, ठीक है ना, 30 mm इसकी हाइट ऑफ एसेंट होती, तो ऐसे में जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनका रिलेशन है, ये मैंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होती इस सिचुएशन में वो हो जाती स्मॉल आर बाय कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, यानी स्मॉल आर के ही बराबर हो जाती, हाफ एम हम आंसर टिका देते। पर मुसीबत ये है कि यहाँ हाइट हमें 25 ही दे रखी है, यानी इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी है। तो ऐसे करके सवालों का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है ना, कि हम पहले चेक करते हैं कि कैपिलरी सफिशिएंट हाइट की है भी या नहीं है। अब जो सोच करके आ गया यार एसेंट तो दे ही रखा है, कैपिटल आर आर बाय कॉस थीटा होगा, सीधे लगाओ आंसर लाओ, तो हाफ mm जो करता वो यही टिक करता और वहां पर -1 लेकर चला आता। तो हमेशा इसमें केयरफुल रहो कि कैपिलरी का सवाल अच्छा सवाल होता है। अब क्या करेंगे, अब कंसेप्ट लगाएंगे कि इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब में H1R1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो H1 इंटू R1 बराबर H2 इंटू R2। हमें R2 निकालना है इनसफिशिएंट वाला, H1 हो गया सफिशिएंट वाला 30 mm, रेडियस उसका हो गया हाफ mm, ठीक है, और मैंने सब्स्टिट्यूट किया, H2 की वैल्यू आ गई 25 mm और R2 हमें निकालना है, नया मेनिस्कस का रेडियस निकालना है। तो R2 की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, आप चेक कर लो यहाँ पर, ये 30 डिवाइडेड बाय ये आ गया मेरे पास 50 mm, सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना, ये आ गया 0.6 mm। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस अब जो होगा 25 mm वाली कैपिलरी ट्यूब के अंदर 0.6 mm का बनेगा, यानी मेनिस्कस अपने रेडियस को बढ़ा लेगा, जिससे कि सरफेस टेंशन की फोर्स कम हो जाएगी और कम वेट को बैलेंस कर लेगी। तो पूरा खेल न्यूमेरिकल का मैंने आपको दे दिया कि कैसे इस सवाल को, एक अच्छे सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब जो इस तरीके की चीजें नहीं सीख के गया, खाली फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ गया, वो 0.5 mm टिका देगा, ठीक है ना। अब वो भी उसको पता होगा, तो ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल रहता है, और अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, दूसरा अच्छा न्यूमेरिकल आपका वेट कर रहा है। तो ये रहा दूसरा अच्छा न्यूमेरिकल, ये कह रहा है वाटर राइजेस टू हाइट H1 इन अ कैपिलरी ट्यूब इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। लिफ्ट वाला हमने नहीं देखा आज तक कंसेप्ट, अब देख लेते हैं। हाँ, अगर दिमाग है तो कर सकते हो, क्योंकि लिफ्ट पढ़ाई तो बहुत हुई है आपको। तो देखो करना क्या है, सीधे एक लाइन में बताऊं तो हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो जी होता है। अब अगर लिफ्ट में बात करेंगे, समझ तो गई होगी, इसलिए मैंने कहा दिमाग होगा और बहुत बार पढ़ चुके हो मेरे से, तो ये सारी चीजें तो जानते हो, छोटे मोटे दांव पे जी इफेक्टिव आ जाएगा, दैट्स इट। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है H1 वाटर राइजेस टू हाइट H1 इन कैपिलरी ट्यूब इन स्टेशनरी लिफ्ट। तो स्टेशनरी लिफ्ट में H1 की वैल्यू हो जाएगी 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। स्टेशनरी है तो जी फैक्टर जी के बराबर होगा। आगे बोल रहा है, इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट राइजेस टू हाइट H2 देन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब H2 की वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 2t cos थीटा, ऊपर एक्सेलरेट होती हुई लिफ्ट में है, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है ना। अब आप दोनों का रेशियो ले लो, तो H1 बाय H2 का रेशियो मेरे पास आ गया G प्लस ए डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना, यानी 1 प्लस ए बाई जी, और इस चीज को आप इधर लाओ तो आंसर मिलेगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H2 टाइम्स जी
इक्वल्स टू ए, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। यानी हमने लिफ्ट के एक्सेलरेशन निकालने का नया करतब ढूंढ लिया। पानी का एक बीकर ले जाओ, कैपिलरी ट्यूब डाल करके ले जाओ, ठीक है ना, स्टेशनरी लिफ्ट में देखो कितनी हाइट पर है, अब एक्सेलरेट करती हुई लिफ्ट में देख लो उसकी कितनी हाइट, तो रीडिंग से मेजर कर लो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकाल लोगे। ये मतलब अजीबोगरीब बात हो गई हमारे लिए, ठीक है ना। नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि बिना स्पीड बिना कुछ और चीजें देखे एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, है ना, गजब। तो एच, अब इसका आंसर हम एक्सेलरेशन का मार्क करते हैं, सब कुछ वैसे ही दे रखे हैं, बड़ा इल्यूजन है, ध्यान से देखना। H1 माइनस H2 किसमें, H1 माइनस H2 इसमें नहीं है, इनको भगाओ, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय H2 चाहिए, H1 माइनस H2 बाय H2 इंटू जी बाय H1 इंटू जी, तो ये भी भगाओ, राइट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना, मजेदार सवाल था। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब हम आ जाते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी थ्योरी बेस्ड है, बहुत छोटे से कभी आ जाता है तो आ जाए, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें अपना वही टर्मिनल वेलोसिटी ही रहा है आज तक, ठीक है ना, और एक विस्कोसिटी का टेम्परेचर वेरिएशन मैंने रखा है आपके लिए। तो विस्कोसिटी के अंदर सबसे पहले हम लोग न्यूटन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक लेयर है, ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला किसके बीच में बता, दो लेयर्स, ठीक है, कोई भी दो लेयर्स हो जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो उनके बीच में लगने वाली जो विस्कस फोर्स होती है उसका फॉर्मूला ईटा ए डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स भी। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट पॉइजली होता है, या फिर आप इसको पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। पॉइस सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पॉइस जो होता है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होता। एक पॉइजली 10 पॉइस के बराबर होता है, तो अगर पॉइस के टर्म में दे रखा है तो पहले उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो 10 से डिवाइड मार के। छोटा सा टूल है पर बड़े काम आता है। अब हम आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है, हम जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड कॉलम में ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, तो शुरू में उस पर विस्कस फोर्स एक्ट करती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है विस्कस फोर्स बढ़ती चली जाती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फोर्सेस जो ऊपर लगती हैं, ऊपर कौन कौन, विस्कस, अपथ्रस्ट और नीचे लगा mg, सब एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल बोलते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल है। टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होती है, इनफाइनाइट टाइम बाद हम बोलते हैं कांस्टेंट होती है, इसलिए ग्राफ ऐसा होता है। फॉर्मूला देख लो, अच्छी तरह याद कर लो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाय ईटा। सिग्मा हो गई बॉडी की डेंसिटी, रो हो गई जिस लिक्विड में या जो भी बाहर मीडियम है जिसमें वो फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी, ठीक है ना। कब आती है टर्मिनल वेलोसिटी, जब विस्कस और अपथ्रस्ट मिलके mg को बैलेंस कर ले, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे। अब ये जो विस्कस फोर्स होती है जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर लगती है, इसको देता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बताता है कि ये जो विस्कस फोर्स होती है 6 बाई ईटा आरवी के बराबर होती है, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ती जाती है और इनफाइनाइट टाइम बाद जाके सब एक दूसरे को बैलेंस कर डालते हैं। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है पॉइजलीज फॉर्मूला। अब देखो पॉइजलीज फॉर्मूले पर एम्स वगैरह के अंदर आर्टरी के सवाल आते थे, तो इस बार मैंने वही सवाल उठा करके रख दिया। मैंने कहा चलो एक बार इनको आइडिया तो लगे, वो आर्टरी वाला सवाल, वैसे भी डॉक्टर बनने वाले हो, आर्टरी वार्टरी का तो पता होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, एक कैपिलरी ट्यूब है या आर्टरी है जिससे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये बताता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पाई डेल्टा पी आर फोर बाई ए टी टाइल, जहां डेल्टा पी को हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, आर हो जाता है रेडियस ऑफ ट्यूब, एल हो जाती है लेंथ। इस रेट ऑफ फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं। अब करंट कहां से कूद पड़ा, तो देखो इसको हम लिखते हैं डेल्टा पी बाई आर। डेल्टा पी को बोलते हैं हम लिक्विड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो ए टीटा एल बाई पाई आर फोर है इसको बोलते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में लिक्विड रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है, बताओ लिक्विड रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई ए टीटा एल बाई पाई आर फोर को लिक्विड रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब जो मैं बोल रहा था थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी वाला है वो ही है, पढ़ो विद द राइज एंड, इस प्रॉब्लम मैंने सब कवर कर दिया, सरफेस टेंशन का भी तो विस्कोसिटी का भी, तो आपसे दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं होगी। कह रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना, तो मैं सारी चीज बताऊंगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और एयर पर क्या फर्क पड़ता है, विस्कोसिटी ऑफ एयर और लिक्विड पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एज वेल एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और आगे आप एनसीईआरटी का देखोगे क्यों करती है वो भी रखा हुआ है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है, इस पे हमेशा प्रॉब्लम बनता है। थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट को पता नहीं होता, फैक्ट पता नहीं होता, छोड़ के चलाता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर
viscosity and surface tension of liquid decreases। ठीक है ना, तो लिक्विड की विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है, बट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर viscosity and surface tension of gases, ठीक है ना, गैस की इंक्रीज करती है। तो ध्यान रखना है, लिक्विड के लिए तो टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज करता है, बट गैसेस के लिए ये चीज इंक्रीज करती है, उल्टा बिहेवियर शो होता है। क्यों, आगे दिख जाएगा आपको। तो ये कह रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो वो डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर वो भी डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब बात चल रही है एयर की, गैसेस मीडियम में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी विस्कोसिटी और टेम्परेचर जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, तो ये डिक्रीजेस गलत हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, अगर सरफेस टेंशन होता तो वो भी इंक्रीजेस होता। तो ये हो गया हमारा कंसेप्चुअल, जिसमें मैंने दोनों चीजें एक साथ कवर कर दी कि लिक्विड और गैसेस का कैसा बिहेवियर होगा टेम्परेचर बढ़ने पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देख रहे हो इस पे जो हमारा इसमें मैंने जो न्यूमेरिकल रखे हैं, अब जैसे पहला न्यूमेरिकल आपका न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी पर रखा है, छोटा सा है पर काम का न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम इसको आप बोल सकते हो। मेटल प्लेट ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एक मेटल प्लेट दे रखी है जिसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लिसरीन लेयर ऑफ थिकनेस 5 mm। अब इसको ग्लिसरीन की ये कोई लेयर है जिसके ऊपर रखा गया है, और इस ग्लिसरीन लेयर की थिकनेस दे रखी है, यानी डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 5 mm। ठीक है, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 2 पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड हो गया एसआई सिस्टम, यानी पॉइजली हो गया। ठीक है ना, कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आधे स्टूडेंट तो ये पीएएस में कन्वर्ट उसमें ही दुखी रहते हैं, ये है कौन सी बीमारी, पास्कल सेकंड भी इसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द वेलोसिटी ऑफ, तो हम इसे मूव कराना चाहते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उतनी लगानी पड़ेगी जितनी लिक्विड इसको अपोज करने के लिए लगा रहा है, यानी एफ बराबर एफ वी, तब जाकर के वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगी। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो गई ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा वी हो गया यहां और यहां, इस और इस लेयर की वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। अब ये सॉलिड के कांटेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी हमारी 0 होती है। तो सब्स्टिट्यूट करें, ईटा की जगह आ गया 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 400 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। ठीक है ना, डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 5 - 0, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड हो गया। डेल्टा एक्स हो गया 5 mm, तो 5 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें बस खाली इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। ठीक है ना, तो अब इसे सिंप्लीफाई करें, 5 5 कैंसिल हो गया, ये बना हमारा 800, और 10 की पावर देखें तो ये बना 10 की पावर ऊपर आ गया 1 1, इसमें से चला गया 10 की पावर -3, तो 0.8 न्यूटन की आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी वेलोसिटी से ड्रैग करने के लिए। तो राइट आंसर इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो राइट आंसर हमारा 0.8 है, दैट मींस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मेरे ख्याल से न्यूटन्स फॉर्मूले पर सिंपल प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, इस तरीके का कॉमन प्रॉब्लम रह सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, टू इक्वल ड्रॉप ऑफ वाटर, तो दो वाटर ड्रॉप है जिनका रेडियस इक्वल है, ठीक है ना, आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टडी वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इनकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। इफ द ड्रॉप रिकंबाइन टू फॉर्म, अब ये फिर से रिकॉम्बिनेशन आ गया आर एन आर, तो देखो हर जगह काम आ जाता है। तो जब रिकंबाइन कर गया तो कैपिटल आर का वैल्यू हो गया 2 की पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर, रेडियस हमने फट से लिख लिया। कहता अब बताओ नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी पहले फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको पूरा ध्यान हो जाए, आर स्क्वायर जी बाय ईटा टाइम्स सिग्मा माइनस रो। एक और है प्रॉब्लम आगे चल के आपको अब थ्रस्ट में दिखेगा इस तरीके का, ठीक है ना, तो सिग्मा माइनस रो। ओके, ये टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बड़े के रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो v1 बाय v2 इक्वल्स टू r1 बाय r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम इसको लिखें स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1/3 r, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। v2 हमें निकालना है, ठीक है ना, यहां पर मेरे पास आ गया 1/2 की पावर, ये 2 मिलकर के हो जाएगा 2/3, तो फाइनली v2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 10,
सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम 4 क्यूब रूट ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा ऑप्शन किस टर्म में, तो ऑप्शन हमें यही दे रखा है, इसी टर्म में दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया 2 की पावर 2/3 इंटू 10 यानी सेकंड वाला। तो मेरे ख्याल से ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो आ गया, हमारे डॉक्टर बन रहे हो, आर्टरी तो सीख ही लो, ठीक है ना, ये तो छोड़ना ही। तो आर्टरी के प्रॉब्लम, कैपिलरी ट्यूब में रेट ऑफ फ्लो के प्रॉब्लम पॉइजली इक्वेशन से होते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कब कहां कौन सी चीज लगती है, इसलिए कंसेप्ट ओरिएंटेड जरूरी है। प्रॉब्लम पढ़ो। कह रहे हैं आर्टरी इन अ सर्टेन पर्सन हैज बीन वाइडेंड, तो किसी की आर्टरी फैला दी गई, ठीक है ना, 1/2 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स कर दी गई ओरिजिनल डायमीटर के। तो पुराना डायमीटर अगर हम डी ले लें तो नया डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2d। अच्छा आगे, प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, तो डेल्टा पी जो है वो कांस्टेंट रखा गया। आगे आगे बोल रहा है द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी विल बी इंक्रीज, तो हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है कितने से इंक्रीज करेगा, तो पॉइजली फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो फॉर्मूला लिखा है इसका मैंने पाई डेल्टा पी R4 बाई 8 ईटा। अब आर्टरी की लेंथ दोनों में सेम है, डेल्टा पी सेम है, ईटा सेम है, ये सारे सेम है। तो यहां से रेट ऑफ फ्लो R1 बाई R2, ध्यान रखना मैंने R को रेट ऑफ फ्लो लिखा है, रेडियस नहीं है, इक्वल्स टू D1 बाई D2 होल टू द पावर 4। ठीक है, आपको O2 कहां गया, अरे यार 2 ऊपर नीचे दोनों का डायमीटर बाई 2 लिखा ना, तो O2 कैंसिल आउट हो गया। तो D1 की वैल्यू मेरे पास D है, तो इसकी जगह D आ जाएगा ये 3/2D, दैट मीन्स 2/3 की पावर 4 यानी 16/81। तो रेट ऑफ फ्लो नया हो जाएगा 81/16 टाइम्स पुराना रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम आर्टरी को 3/2 टाइम्स कर देते हैं तो रेट ऑफ फ्लो आप देख लो 81/16 हो जाता है, अगर हम प्रेशर डिफरेंस को सेम रखें। तो राइट आंसर हमारे सामने है, राइट आंसर इसका हो गया फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अब हमारे सामने आ जाता है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। तो देखो हर बार की तरह इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए तो अपने पास बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस का न्यूमेरिकल भी पेटेंटेड है। तो ये चीज कर लेते हो तो इलास्टिसिटी का जो प्रॉब्लम रहेगा वो 100% आपका हो जाएगा। पहले बेसिक थ्योरी, तो देखो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब जब तक हम बॉडी को खींचते हैं, जब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन तरीके के मॉडुलस होते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड, तो किस तरीके से बॉडी के ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाई है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। आप जैसे कोई बोले कि ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसी तरीके से एक और हमने ले लिया जो इससे बड़े साइज का, प्लास्टिक की जगह मेटल ले लो आप, ठीक है ना। तो कॉपर का सिलेंडर है, एक का रेडियस R है, एक कॉपर का सिलेंडर है जिसका रेडियस 2R है, तो बताओ दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंसिटी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मटेरियल डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और डायमेंशन इंडिपेंडेंट होता है। अब हमारे तीन तरीके के मॉडुलस आते हैं। सबसे पहला यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लेंथ वाइज चेंजेस होते हैं। तो हमने ये नॉर्मल फोर्स लगाई तो ऑब्वियसली इस चीज की लेंथ चेंज करेगी, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हम स्ट्रेन बोलते हैं। इस टाइम पर स्ट्रेन और स्ट्रेस तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही जानते हो, बस मेन इस वक्त जरूरत है प्रॉब्लम लगाए कैसे जाते हैं उसकी। तो इस रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो रिजल्ट आ जाता है F बाई ए इंटू नीचे हमने पुट किया डेल्टा L बाय L। इसी चीज को मैं हमेशा मॉडिफाई कर देता हूं और ये मॉडिफिकेशन मेरे ख्याल से शायद मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बता दूंगा, अभी मैं रुक रहा हूं। दूसरा मॉडुलस हम देख रहे हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम इज टू ओरिजिनल वॉल्यूम, हम खूब देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी। इसी तरह तीसरा होता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में क्या होता है, फ्रेम की टिल्टिंग हो जाती है, तो ये हो जाता है हमारा टेंजेंशियल। आप देखो फोर्स इसमें टेंजेंशियल लग रही है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर टेंजेंशियल फोर्स हमने अप्लाई करी पर यूनिट एरिया इनटू थीटा, थीटा इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस तरीके से करके आप तीनों मॉडुलस में से किसी भी मॉडुलस को वेरीफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज, हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है ओरिजिन से पास करता हुआ। अब अगर हम इसका स्लोप निकालें तो ये स्लोप हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक और अब एनसीईआरटी का एक पैरा रखा हुआ है मैंने आगे,
वो आगे चल के आपको बता दूंगा। जनरली हमारे दिमाग में टेंडेंसी क्या होती है कि जो चीज ज्यादा खिंच जाए, जैसे रबर ज्यादा अच्छा खिंचता है, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू स्टील, तो हम ये मानते हैं रबर इज मोर इलास्टिक, है ना, ये हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं, ये गलत है। जो चीज, ठीक है ना, जिसका मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो उतना इलास्टिक, ठीक है ना। तो ई डिफाइन करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करता है, खिंच रहा है वो नहीं डिफाइन करता। आप सोचो क्यों? क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करोगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। आप सुनना ध्यान से, हम एक स्टील वायर को खींचे एफ की फोर्स लगा करके, तो उसमें स्ट्रेन बहुत थोड़ा सा डेवलप होगा, बहुत थोड़ी सी खींचेगी। वहीं अगर हम उतनी फोर्स लगा के रबर को खींचे तो उसका स्ट्रेन ज्यादा होगा। जितना स्ट्रेन ज्यादा होगा मॉडुलस उतना कम होगा। तो रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, प्रूव कर दिया ये मैंने आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखो यहां पर हमारा वही एक वायर को खींच रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग रीजन में ले जा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस हिसाब से बिहेव करता है। तो शुरू शुरू में तो आप देखो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, O से लेकर के P तक हुक्स लॉ इज ऑफ 8, ठीक है ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यहां से यहां तक का स्लोप tan थीटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा। उसके बाद आप देखो ग्राफ थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, यानी इस रीजन में हुक्स लॉ तो ऑफ नहीं हो रहा, बट बॉडी फिर भी अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो नेचुरल शेप और साइज में आ जाती है। तो टिल रीजन E, यानी ये जो लाल रंग का रीजन है यहां पर जाकर के खत्म होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस रीजन तक खींचने पर बॉडी अपनी नेचुरल शेप और साइज में आ जाएगी। दूसरा, अब इसके बियॉन्ड अगर हम चलें तो आप देख रहे हो ग्राफ कर्व्ड ही है, ठीक है ना, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पर जाकर के आप देखो जो ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू है इस पॉइंट पर जाकर के स्ट्रेस मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। इस वक्त क्या होता है, वायर के अंदर इतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है, कंसेप्चुअल है, इतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है कि इसके बाद वायर ऑटोमेटिकली खिंचना शुरू हो जाती है। तो जहां वायर बिना स्ट्रेस लगाए भी खिंचना शुरू हो जाती है उस रीजन को हम बोलते हैं फ्लूइडिक रीजन। और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी इसके बाद जाकर के अब वायर फ्लूइडिक रीजन में आ गई, अब टूट जाएगी। और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पर वायर टूट जाती है। तो पूरा ग्राफ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ब्लू कलर का जो रीजन देख रहे हो इलास्टिक रीजन के आगे का, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और ये जो रेड कलर का रीजन देख रहे हो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक रीजन। इनके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कौन सा मटेरियल जो है वो डक्टाइल है, ठीक है ना, डक्टाइल है, और कौन सा जो मटेरियल है वो ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाने वाला। तो जिसका प्लास्टिक रीजन छोटा होगा वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा वो डक्टाइल होएगा। ये सिंपल सा क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने का कि रीजन बेसिस पर हम कैसे डिफाइन करते हैं कौन ब्रिटल है कौन डक्टाइल है। पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो आप मजे में, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। अब जो मैंने बताया था यंग्स मॉडुलस के लिए शॉर्टकट है, उसे बताने से पहले एक और चीज बताओ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने न्यूमेरिकल रखा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मटेरियल डिपेंडेंट होती है। कॉपर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, फिर चाहे आर रेडियस की वायर ले लो चाहे 2R की ले लो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को P से डिनोट करते हैं, ये हो गई फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ब्रेकिंग फोर्स जो हो गई वो एरिया डिपेंडेंट है। अब यहां दो चीज आ गई, ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट है, आधी जनता इसी में कंफ्यूज रहती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम, बट ब्रेकिंग फोर्स डायमेंशन डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक कॉपर की वायर है R रेडियस की, ठीक है ना, और एक कॉपर की वायर है 2R रेडियस की, तो दोनों की ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम होगी बट दोनों की ब्रेकिंग फोर्स होगी वो अलग अलग होगी। इसकी जो ब्रेकिंग फोर्स होगी अगर F लेंगे तो जो 2R रेडियस वाली है उसकी ब्रेकिंग फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स F, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा पाई R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसे करके गेम सेट होता है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिमाग में क्लियर रखना, छोटे छोटे पॉइंट है ये भूलने नहीं है, इन पे बेस्ड हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखो यंग्स मॉडुलस में हमने क्या किया, एक वायर ले ली, हमने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाई सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा करने से लेंथ वाइज एलोंगेशन आ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिंप्लीफाई किया। अब आप जरा यहां पर देखो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया YA/L इंटू एक्स, और इस F को लिख दिया KX, पुराना जाना पहचाना। तो मेरा कहना यह है जब जब वायर आती है, कई बार पढ़ाया हुआ आपको तो अभी भी बता रहा हूं, जब जब वायर आए वायर को स्प्रिंग बना लो, काम खत्म, ठीक है ना। तो वायर को आप स्प्रिंग बना लो, स्प्रिंग बनाते ही अब वायर की जो फोर्स है वो आप KX से लिख सकते हो, जहां K हमारा कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू हो गई YA/L। अब अगर इससे मास टांग दे और टाइम पीरियड पूछे तो डरने की जरूरत नहीं है, 2 √m/k से निकाल सकते हो।
अगर कभी भी इलोंगेशन पूछा जाए, कहीं पर भी पूछा जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम दे दी है इसने कि हमने एक वायर से mg टांग दिया, इलोंगेशन बताओ, रोने लग जाए ऐसे ही, ठीक है ना, क्या इलोंगेशन बता दो भैया कितना होगा, तो क्या करोगे, mg बराबर के x करो, x की वैल्यू निकालो। कहता नहीं हम वायर को, अब तो चीटिंग हो गई, अब हम वायर को लिफ्ट के अंदर लेकर के जा रहे हैं, अब बताओ तुम्हें आता नहीं आता है, तो क्या करोगे, mg इफेक्टिव बराबर के x कर देना, ठीक है ना। इसी तरह कहते नहीं हम तो अब वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे वायर को, अब बता दो क्या होगा, तो पहले उससे पूछो किस पॉइंट पर बताएं, तो कहता बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बता दो, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है लिमिटिंग कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में 6 mg होती है, तो के एक्स को 6 mg डाल दिया, वहां से इलोंगेशन आपको सर एक बार में इतने लपेट दिए, ठीक है ना। कहता नहीं अभी भी चीटिंग हो रही है, तुम्हें सब आता है, चलो एक और चीज बताओ, अब हमने ब्लॉक को पानी के अंदर डाल दिया वायर से कनेक्ट करके, अब बताओ इलोंगेशन कितना होगा, तो अब क्या होगा, mg माइनस अब थ्रस्ट इक्वल्स टू के एक्स कर दोगे, तो सब तो आता है, फिर डर क्यों रहे हो। तो इस तरीके से करते हुए हम इलोंगेशन के जितने भी सवाल हैं, आप सोच रहे हो सर बातों बातों में कहां से कहां निकल करके पहुंचा दिया, तो सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना डरे, बिना कुछ आप इसमें झिझके, आप सारी चीजें आराम से कवर कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट टू द पॉइंट रखने हैं। आगे तो क्या करना है, वायर को बस खाली स्प्रिंग बनाना है, ठीक है ना। स्प्रिंग बनाते ही अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कहता नहीं तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ आता है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हाफ की एक्स स्क्वायर से आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। अब इतना सब कुछ बताने के बाद अब आपको लग रहा होगा हमें तो सब आ गया, ठीक है ना, अब क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। नहीं, एक चीज तो है बाकी, हमेशा कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है जो मैं बचा लेता हूं और आपको बताने के लिए रहती है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहां आकर के आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इसलिए एक सवाल रखा है। अच्छा फिलहाल पहले आप ये एनसीईआरटी का पोर्शन देख लो, ताकि हमारी थ्योरी जो है सारी टू द पॉइंट कवर हो जाए। ये देख रहे हो यहां पर ये ग्राफ जो है, इसमें स्ट्रेस जो है वो इस तरीके से, और स्ट्रेन जो है ये कर्व्ड ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारा इलास्टोमर के लिए होता है। यहां पर इसकी पूरी थ्योरी दे रखी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा द लार्ज ट्यूब। अभी आप जानते हो कि मेरी तो बायो है ही नहीं, कमजोर छोड़ो, मेरी तो बायो ही नहीं है, ठीक है ना। कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट डज नॉट ओबेज हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन। तो ये जो है हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, किसी भी रीजन में ही नहीं करता, ओके। सेकेंडली देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, कोई प्लास्टिक रीजन ही नहीं इसका डिफाइंड होता, ठीक है ना, सारा का सारा रीजन ही इलास्टिक है, पर हुक्स लॉ नहीं ओबे हो रहा। आगे substances like tissue, rubber, etc., which can be stretched to cause large strain are called elastomer, ठीक है ना। तो इस तरीके के टिश्यूज और रबर जो होते हैं, जो लार्ज स्ट्रेन कॉज करते हैं छोटी सी स्ट्रेस लगाने पर, इनको हम बोलते हैं इलास्टोमर। हो गया बातों बातों में क्लियर। आगे अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इलास्टिसिटी से कनेक्टेड हैं, जिनको याद रखना जरूरी है, जिन पे कंसेप्चुअल बन सकते हैं, बताता हूं। देखो कह रहा है हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पार्ट, ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लियर बताई दिया कि लीनियर पार्ट जहां जहां होगा वहां वहां सिर्फ हुक्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है ना। ये पूरा एनसीईआरटी का है। यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस रिलेटेबल होते हैं, या इनके लिए ही डिफाइंड होते हैं, गैसेस के लिए नहीं होते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो, शेयर में क्या आता है, टिल्टिंग आती है, अब गैस की क्या टिल्टिंग करोगे भाई वहां पे, ठीक है ना। और यंग्स मॉडुलस में क्या आता है, खिंचावट, गैस को कहां से खींच लाओगे, ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड का लेंथ और क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है ना, इसलिए यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस जो होते हैं सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। आगे बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मैंने आपको बताया था वेव के अंदर भी, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो तीनों में रिलेटेबल होता है। क्यों? क्योंकि बल्क मॉडुलस में चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम चाहिए, सॉलिड का चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बहुत कम होता है, बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होती है। आ गया याद सारा। लिक्विड का उसके बाद गैसेस का सबसे कम डेल्टा वी बाय वी होता है, इसलिए उनका बल्क मॉडुलस सबसे कम होता है। तो सारी चीजें अब आपकी टू द पॉइंट एक संग आपस में, यहां पर थ्रिलर मूवी की तरह आपस में कनेक्टिविटी बन रही है, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। It refers to the change in volume when every part of the body is under uniform stress and shape of the body remains unchanged. So I think अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो बल्क मॉडुलस में हम लोग ये कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए, बट यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस सॉलिड के लिए। आगे मेटल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन एलॉय एंड इलास्टोमर। तो मेटल की जो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। क्यों होती है अभी तो बताई थोड़ी देर पहले। जितना मेटल जो है उसके अंदर स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस होती है, जितनी स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी मॉडुलस उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। इलास्टोमर में तो रबर को तो खींचो तो किस तरह चला जाता है, डेल्टा एल वैल बहुत ज्यादा है, इसलिए यंग मॉडुलस बहुत कम है। आगे A material with large value of young modulus require
रिक्वायर अ लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ। खैर ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, पर मैंने सिंपल भाषा में बता दी कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम फोर्स लगाएं तो इलोंगेशन जो मिलता है बहुत थोड़ा सा मिलता है, डेल्टा एल बाय एल बहुत थोड़ा होता है, इसलिए मॉडुलस ज्यादा होता है, यही वो बोल रहा है आगे। इन डेली लाइफ वी फील दैट मटेरियल विच स्ट्रेचेस मोर, ठीक है ना, स्ट्रेचेस मोर इज मोर इलास्टिक, बट इट इज मिसनोमर। इन फैक्ट मतलब ये गलत है, इन फैक्ट मटेरियल विच स्ट्रेसेस टू लेसर एक्सटेंट फॉर गिवन लोड इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलास्टिक, यानी जो कम खिंचता है वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है ना। तो क्यों, अब ये तो बात समझ आ गई, डेल्टा एल बाय एल का जितना कम होगा इलास्टिसिटी मॉडुलस उतना ज्यादा होगा। तो ए टू जेड अब एनसीईआरटी से रिलेट करके मैंने आपको सारी चीजें दे दी, अब थ्योरी गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो पॉइजंस रेशियो। अब पॉइजंस रेशियो क्या होता है, जब हम वायर को खींचते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो होती है, साथ साथ में जो क्रॉस सेक्शन होता है ये भी चेंज होता है। तो लैटरल वायर लॉन्गिट्यूडनल के इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजंस रेशियो। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ये पूछा जाता है कंसेप्चुअल में -1 से लेकर के 0.5 तक होती है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू जो होती है 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। इस पे सवाल में आपको खड़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अब आगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। यहाँ न्यूमेरिकल हमारे पास 4 है जो मैंने रखे हैं आपके लिए, एक एक ग्राफ का न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। कह रहा है 3 वायर्स, क्वेश्चन अच्छे से देखना, एबीसी मेड ऑफ सेम मटेरियल, वायर है, मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस सेम मिल गया, तो वाई का वैल्यू सेम है एंड रेडियस भी सेम है, रेडियस सेम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। ग्राफ शोज द elongation लोड वेरिएशन लॉन्गेस्ट वायर इज, elongation वर्सेस लोड यानी एफ वर्सेस एक्स का, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ है, इधर elongation है तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर लोड है तो इधर एफ आ जाएगा। पहले हम ग्राफ देखें तो एफ बराबर हो गया के एक्स, एक्स elongation है, एफ लोड है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1/k टाइम्स एफ। ये हम वाई एक्सिस पर रख रहे हैं, 1/k को ब्रेक कर लो, वाई ए बाई एल, और ये हम एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं, तो बेसिकली ये स्लोप हो गया। तो स्लोप की जो वैल्यू हो गई, tan थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई L बाय वाई ए। अब चेक करो y और a जो है ये तो दोनों सेम है, यानी tan थीटा L के प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा। मिल गया हमें जवाब यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देखें तो C वाले का लेंथ ज्यादा होगा, लॉन्गेस्ट वायर होगा, तो ये लॉन्गेस्ट होगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, और ए वाला जो होगा ये सबसे छोटा वायर होगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट, अब ये देखो जो मैं बोल रहा था ना, आप तो आपको सब आता है, ठीक है, पानी में ले जाओ तो भी आता है, आप सर्कल में घुमाओ तो भी आता है, तो ये लो सवाल, ठीक है ना। ठीक है, आप बताओ ये आता है कि नहीं आता। यूनिफॉर्म हैवी रॉड, ठीक है ना, हैवी रॉड आ गई। अभी तक हम जो बात कर रहे थे मासलेस रॉड की बात कर रहे थे या मासलेस वायर की बात कर रहे थे, हैवी रॉड। तो हैवी रॉड है, एल लेंथ की है, तो थिक रोप भी आप इसको बोल सकते हो, उस जैसा ही कंसेप्ट है। तो एल लेंथ की ये हैवी रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट, इफ यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज वाई देन इंक्रीज इन लेंथ इज, ठीक है ना। तो खुद के वेट की वजह से इंक्रीज इन लेंथ बताओ। तो ऐसे में करने का तरीका, क्योंकि ये पॉइंट मास की तरह हम नहीं ले सकते, तो सारा मास हमने सेंटर ऑफ मास पर लिया। अब हम इसकी इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं और सवाल को उड़ा देते हैं। तो दो तरीके, एक तो इंटीग्रेशन से, और एक मेरे पास हमेशा जुगाड़ होता है। तो जब भी ऐसे थिक वायर आ जाए तो सेंटर ऑफ मास बना करके उतनी इफेक्टिव लेंथ लेकर के सवाल फूक दो, ठीक है ना। अब सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा है, तो mg नीचे की तरफ लगाया और इसको हमने आइडियल बना दिया, लेंथ हमने l/2 ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a ले लिया। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है इंक्रीज इन लेंथ। तो खींचने वाली फोर्स हो गई mg को हमने डाला बराबर kx, समझ गए आप। तो थिक रोप में कंसेप्ट वही चल रहा है, बस mg सेंटर से एक्ट कर रहा है और लेंथ सेंटर तक की लेनी होती है। तो mg बराबर kx, k की जगह हमने डाला ya डिवाइडेड बाय l, l की जगह बेटा l नहीं आएगा, l की जगह आ जाएगा l/2, और यहां से हम इलोंगेशन निकाल लेंगे। तो इलोंगेशन x की वैल्यू आ गई mgl/2ya, समझ गए। ये हो गया थिक रोप, ठीक है ना, या थिक जो भी आप बोलना चाहो इसको, रॉड अपने खुद के वेट के अंदर कितना एलोंगेट हो जाएगी। अब इतना आ गया तो एक और चीज पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हो गया हाफ kx², बस वैल्यू डालो और खेल खत्म। तो हाफ, अब देख रहे हो यंग मॉडुलस से तो हम चल ही नहीं रहे इसमें, ठीक है ना, यंग मॉडुलस होगा अपने घर का, हम अपने कंसेप्ट बना करके इसको अपने तरीके से निपटाए चले जा रहे हैं जो हमें आसान लग रहा है। तो हाफ kx², k की जगह आ गया वाई ए बाई एल, एल की जगह बन गया l/2, और x² आपका ये रहा, तो m² g² l² डिवाइडेड बाय 4 y² a²। तो आई थिंक अब आप सिंप्लीफाई करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको
थिक रॉड का भी कंसेप्ट अच्छी तरह आ गया, अब कुछ भी नहीं बाकी, अब आप सब कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये सवाल, ये कह रहा है व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अलोंग इट्स लेंथ, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यहां आ गया हमारा पॉइजन्स रेशियो, हर चीज पे आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है जब हम फोर्स लगाते हैं 100 न्यूटन की, ठीक है, लेंथ दे रखी है वायर की 10 मीटर, लेटरल स्ट्रेन यानी डेल्टा आर बाय आर कितना है, 10 की पावर सीधे लिखो यार इसको -5, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। पॉइजन्स रेशियो इज, सिग्मा की वैल्यू देखो 0.4, प्रैक्टिकल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के 0.5 के 0.5 के बीच की, थ्योरेटिकल -1 से 0.5, तो दे रखी है बिल्कुल सही 0.4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.025, सब एसआई सिस्टम में चल रहा है। यंग मॉडुलस बताना, तो अब हम करने क्या वाले हैं, सिग्मा का यूज करके पहले हम डेल्टा एल बाय एल निकालते हैं, यानी एक्स बाय एल निकालते हैं, फिर यंग मॉडुलस निकाल देंगे। तो सिग्मा हो गया डेल्टा आर बाय आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहां से डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू मेरे पास आ गया, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया 10 की पावर -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया 0.4, तो ये बन गया 2.5 इंटू 10 की पावर -5, ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, कोई भी स्ट्रेन का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। तो हमने डेल्टा एल बाय एल निकाल लिया। अब यंग मॉडुलस चाहिए, तो एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल बाय एल, तो यहां से यंग मॉडुलस की वैल्यू आप इजीली निकाल लो, या एफ बराबर के एक से कर लो, चॉइस आपकी है, दोनों से सेम ही रिजल्ट आना है। एफ दे रखा है 100 न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.025, तो 25 इंटू 10 के पावर -3, डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -5। अब मैं क्या करता हूं, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई बड़े सिंपल तरीके से, कैसे, इसको ले जाओ आप ऊपर, तो इसको भी और इसको भी, तो ये बन गया 10 की पावर 8 इंटू 100, ठीक है ना, इंटू इसका भी डेसिमल उड़ा करके एक 10 और ले लो, ठीक है ना, तो नीचे आ गया 25 और ये भी बन गया 25। एक इधर से बिंदी और सरका लो, इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा 16 और ये तकरीबन बनेगा 1.6, सॉरी 16 क्यों कर दिया मैंने, 25 4 जा, अभी गलत हो जाता, 4 जा 100 और ये बन जाएगा 0.4। तो फाइनली 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यंग मॉडुलस है, आंसर मिलाओ। तो कैलकुलेशन भी आसान, सब कुछ बढ़िया। तो अब प्रॉब्लम आप आराम से लगा के आ जाना, गड़बड़ मत करना। तो राइट आंसर इसका हमारे पास हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, आप देखो बल्क मॉडुलस का प्रॉब्लम आ गया, तो हर वैरायटी इसमें कवर करी है, तो अब बस इसके बाद मास्टर शीट लगानी बाकी, वो लगा ली, काम खत्म। तो ये कह रहा है स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%, तो डेल्टा वी बाय वी दे रखा है 0.01 बाय 100, सीधे निपटारा करो 10 की पावर -4, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। When taken to the bottom of lake 1 किलोमीटर डीप, हम इसको लेक में ले जाते हैं और लेक की डेप्थ 1 किलोमीटर है। अब ऐसा करने से प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, ये प्रेशर डिफरेंस हम जानते हैं एच रो जी के बराबर होता है। एच हो गया 1 किलोमीटर, डेंसिटी पानी की 10 की पावर 3 G10, यानी कुल मिला के 10 की पावर 3 3 6 और 1 7 आ गया, सिंपल। अब हमसे जानना चाह रहा है, वही दे रखी है वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कर लो, कोई नया तो है नहीं, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है। तो बल्क मॉडुलस का अब फॉर्मूला लगाया डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, और पुट कर दी इसमें वैल्यू 10 की पावर 7 और डेल्टा वी बाय वी 10 की पावर -4, और ये आ गया 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर आप इसका देखोगे तो 10 की पावर 11 आपको मिल ही नहीं रहा इसके अंदर, अब क्या करें। तो इन भाई साहब ने क्या कर लिया, जी को 10 की जगह 9.8 ले लिया, कोई बात नहीं, इधर से एक 10 अलग करो, ठीक है ना, 10 इंटू 10 की पावर 10 कर लो, को इसके हिसाब से चल लेते हैं। अब ये जी ही तो रहा, 9.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। अब तो मिल जाना चाहिए, 9.8 इंटू 10 की पावर 10 के हिसाब से हम चेक करें तो राइट आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है। तो मजेदार था, आराम से समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सेक्शन पर। अब देखो इस सेक्शन से ज्यादातर जो सवाल आता है हमारा, या तो यूट्यूब वाला मिलना या फिर वो टॉर्सली थ्योरम, जो बर्नौली थ्योरम और टॉर्सली थ्योरम, एक तो वो प्लेन वाला सवाल, ठीक है ना, और एक आपका वो टैंक वाला सवाल, तीन के अलावा चौथा नहीं आता। तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास ये कोई पानी से भरा हुआ कंटेनर है, तो डेप्थ के हिसाब से जो प्रेशर वेरी करता है, जैसे जैसे नीचे चलते चले जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, अभी जस्ट बताया एच रो जी से, ठीक है ना।
अब अगर हम सेम लेवल पर बात कर रहे हैं तो सेम लेवल पर प्रेशर स्टेशनरी कंटेनर होना चाहिए, ठीक है ना, सेम रहता है। अगर मल्टीपल है, बहुत सारे लिक्विड है, तो सिग्मा एच रो जी कर लो, कोई नया काम नहीं है। तो इससे आप प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हो अगर लिक्विड अलग अलग है या लिक्विड सेम है। अब हम आ जाते हैं ये एनसीईआरटी का फिर से हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। ये कहता है अगर कैसा भी शेप का कंटेनर हो, हाइट सेम है, तो प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंटेनर के शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इन तीनों ही ओरिएंटेशंस में जो यहां पर प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। तो पैराडॉक्स ये कहता है कि देखने में लग रहा है एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाइट के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, हाइट सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप प्रेशर सेम मिलेगा। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेटेड कंटेनर, ठीक है ना। तो ये बेसिक थ्योरी हम फटाफट से रिवाइज करते चले जा रहे हैं। एक्सेलरेटेड कंटेनर में अगर हम कंटेनर को, जैसे ये रेस्ट पर था, तो रेस्ट पर था तो दोनों तरफ सेम लेवल पर प्रेशर सेम था। अगर हम कंटेनर को एक्सेलरेट कराएं तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है। तुरंत सवाल बनता है, बताओ ये एंगल कितना होगा, सरफेस कितने एंगल से टिल्ट, तो टिल्टिंग हमेशा उस तरफ होगी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा तो डेप्थ ज्यादा होगी, यानी सरफेस ऊपर उठ जाएगा। ऐसे करके आप कंसेप्ट चला सकते हो। ये जो tan थीटा होता है इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, आप इससे न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ax बाई जी फैक्टिव, ax हो गया एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, जी फैक्टिव आप समझ गए, जी प्लस माइनस ए वाई। अगर y एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम सिर्फ जी रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इसके अंदर ये कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, ये चला आ रहा है लॉज ऑफ मोशन से, कि हमने एक कंटेनर को स्मूथ इंक्लाइन के ऊपर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, तो ये नीचे दौड़ेगा जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से, और जब आप इसका ये सरफेस देखोगे तो ये सरफेस इस इंक्लाइंड के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं, कंटेनर को रिलीज कर देते हैं, तो पानी का लेवल इंक्लाइंड प्लेन के लेवल के बराबर आ जाता है, और हॉरिजॉन्टल से देखोगे तो ये जो अल्फा का एंगल होगा थीटा के बराबर मिलेगा। ये डायरेक्ट कंसेप्चुअल है। प्रूविंग इसकी अगर आप करना चाहते हो तो लंबी चौड़ी प्रूविंग होती है, एक्स निकालो, ए वाई निकालो, tan थीटा निकालो, थीटा बराबर अल्फा ही आ जाता है, ठीक है ना। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रख लो, कंसेप्चुअल आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, जब हम इसे इतना पूछा तो नहीं जाता बट फिर भी जानकारी दे रहा हूं तो ये भी बता दूं, तो जब हम कंटेनर को एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेट करा रहे हैं तो एक्स एक्सिस का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला ज्यादा, ये प्रेशर डिफरेंस रो एक्स ए एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। जितना इनके बीच का गैप है, जो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन और जो पानी की डेंसिटी है, तीनों का प्रोडक्ट यहां पर लिया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हर कंसेप्ट के बाद सीओपी। ये कह रहे अ बाउल ऑफ सूप वाटर इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल इन द डाइनिंग कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर कोई एक सूप का बाउल रखा हुआ है, मतलब उससे आप पता लगा लो ट्रेन कितने से चल रही है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज g/4 इन फॉरवर्ड, तो एक्सेलरेशन तो खुद ही दे बैठा, एंगल मेड बाय इट्स सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल, तो बहुत सिंपल है। मान लो ट्रेन इधर एक्सेलरेट कर रही है तो इस तरीके से टिल्टेड होगा, सही है। ये एंगल tan थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई ax। अब ये बड़ा आसान लगेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हो गया, बाय जी फैक्टर, ax की जगह आ गया g/4, और कोई y की तरफ तो एक्सेलरेशन, ट्रेन ऊपर थोड़ा ना उड़ रही है, ठीक है ना। ये हो गया g/4 हो गया इसका एक्सेलरेशन, और g और g ये कटा तो 1/4, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास tan इनवर्स 1/4। तो ये एंगल बनाएगा सरफेस से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो tan इनवर्स 1/4 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो यूट्यूब। अब यूट्यूब में क्या है, हमने दोनों तरफ लिक्विड सेम भर रखा है, सेम भर रखा है तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, कोई दिक्कत, हाँ एक्सेलरेट कराओगे तो इधर से ज्यादा हो जाएगा इधर से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वो निकालना है तो बहुत इजी तरीका, प्रेशर डिफरेंस एक्स एक्सिस का निकाला, वाई एक्सिस का निकाला, लपेट दिया। पर इतना पूछते नहीं आपके में, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब अगर हमने दोनों तरफ लिक्विड अलग अलग कर दिया तो क्या होगा, ये जो लेवल था ये लेवल अलग अलग चला जाएगा। तो कंसेप्ट ये होता है, हम क्या करते हैं, सेम लेवल पर प्रेशर सेम लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी है। तो हमने रेफरेंस लाइन बना ली जहां तक लेवल सेम है, यहां से चले, यहाँ लिक्विड सेम है, यहाँ लिक्विड सेम, यहां तक लिक्विड सेम है, इधर का प्रेशर पी तो इधर का भी पी, बाहर ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है तो इधर का प्रेशर पी नॉट हो गया। अब लेफ्ट साइड का पी माइनस पी नॉट और राइट साइड का पी माइनस पी नॉट आपस में बराबर कर दो, यहां से आपके पास यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर जो जनरली प्रॉब्लम बनता है वो आप ये देख रहे हो, जिसमें मोर देन वन डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं। बट पहले एक बार बताओ, तो जब किसी बॉडी को हम लिक्विड के अंदर पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स करते हैं
तो उस पे लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का जनरल फॉर्मूला रो वी जी होता है। अब जी आया तो जी इफेक्टिव भी रहेगा, ठीक है ना, यानी लिफ्ट वगैरह के अंदर जी इफेक्टिव आता है। अगर हम फ्री फॉल करा दें तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, अपथ्रस्ट उस सिचुएशन में नहीं लगेगा। ये हो गया कंसेप्चुअल एस्पेक्ट। तो बॉडी यहां पर पार्शियली इमर्स्ड है, तो हमें सिर्फ इतने इमर्स्ड पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए अपथ्रस्ट लगाने के लिए, रो वी जी लिखने के लिए, ठीक है ना। तो अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं, अपथ्रस्ट और वेट को। ऑब्वियसली बैलेंस करते हुए हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम बाय पूरी बॉडी का वॉल्यूम, यानी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड का वैल्यू सिग्मा बाय रो के बराबर हो जाता है, जहां सिग्मा हो जाती है डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लो वो बोलता है कि 1/3 फ्रैक्शन इज इमर्स्ड, तो इससे क्या पता चला, सिग्मा बाय रो 1/3 है, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की 1/3 है। ये सिंपल एस्पेक्ट हो जाता है हमारे पास। तो अगर बॉडी 1/3 इमर्स्ड है तो सिग्मा की वैल्यू रो बाय 3 होगी, हाफ इमर्स्ड है तो रो बाय 2 होगी, ठीक है ना। अब अगर यही बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड होती, ठीक है ना, तो अपथ्रस्ट का वैल्यू रो वी जी में वी वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाता, हम इस चीज को लिखते रो बाय सिग्मा एम जी। तो ये कई बार मैंने पहले डायरेक्ट लिखा था, अब आपको बता दिया कि क्यों डायरेक्ट लिखा था। तो जब बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड होती है तो अपथ्रस्ट रो बाय सिग्मा एम जी हो जाता है। अब जैसे आप इसमें ये देख रहे हो, बॉडी दो अलग अलग तरीके के लिक्विड में इमर्स्ड है, ठीक है ना, बीच में फ्लोट कर रही है, तो क्या होगा, अपथ्रस्ट और वेट बराबर होंगे, ठीक है ना। पहला सवाल इसके अंदर कंसेप्चुअल बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी डेंसिटी कम, वो डायरेक्ट कर सकते हो, जो नीचे होगा सबसे भारी होगा, तो रो टू सिग्मा रो वन, ये डेंसिटी का ऑर्डर चलेगा। तो रो वन जो होगा सबसे कम, फिर सिग्मा और फिर रो टू आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो कहता है नहीं जी इसमें फ्रैक्शन इमर्स्ड बताओ और इसके फ्रैक्शन इमर्स्ड का रेशियो बताओ, तो अब तो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो अपथ्रस्ट बराबर डब्ल्यू की, अब अपथ्रस्ट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो अपथ्रस्ट हो गया टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो इतने पोर्शन से अपथ्रस्ट और इतने पोर्शन से अपथ्रस्ट, इतने का हो गया रो वन वी वन जी, इसका हो गया रो टू वी टू जी, बराबर टोटल वेट हो गया सिग्मा इंटू वी जी। समझ गया मेरी बात। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। वी की जगह हमने वी वन प्लस वी टू डाला, दोनों पोर्शन का वॉल्यूम सिंप्लीफाई करते हुए हमने वी वन बाय वी टू निकाला, यानी फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड में इमर्स्ड पोर्शन का रेशियो, ये डायरेक्ट है, शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो रेशियो आता है डेंसिटी का डिफरेंस आता है, तो ये लिखोगे तो रो टू माइनस सिग्मा, इधर का वॉल्यूम लिखोगे तो सिग्मा माइनस रो वन, यानी इनकी डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो ऊपर वाले लिक्विड का वॉल्यूम लिखते वक्त नीचे के लिक्विड और बॉडी की डेंसिटी का डिफरेंस, नीचे वाले लिक्विड का वॉल्यूम लिखते वक्त बॉडी और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस। इससे आप इन सवालों को डायरेक्ट खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देखो, ये हमारा एक बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैंने जानबूझ करके इस बार इसको इसलिए रखा क्योंकि पिछले 1-2 सालों से ये पूछा नहीं गया। तो अपथ्रस्ट के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से सीखना। ये कह रहा है स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वेयर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी बॉल हल्की डेंसिटी की है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉल तो डूबेगी नहीं, तैरेगी। ये कह रहा है हम इसको एच अडेप्टर लेके गए, ऐसा समझ लो प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर एच अडेप्टर तक लेके गए, छोड़ोगे तो फटाक से बाहर आएगी और कुछ हाइट तक उछलेगी। तो ये कहता है बताओ कितनी हाइट तक बॉल जंप करेगी। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। इसका रिवर्स भी होता है, हम इस प्लास्टिक की बॉल को ऊपर से छोड़ दें, बताओ कितनी डेप्थ तक जाएगी। तो दोनों ही एक तीर से दो निशाने लगेंगे। तो देखो कंसेप्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे, बॉल यहां पर है, पानी के अंदर पूरी हमने डुबो रखी है, तो अपथ्रस्ट का वैल्यू रो बाय सिग्मा एम जी, नीचे लगा एम जी, सही है। तो ये हमने इस तरीके से इसमें फोर्सेस लगा ली। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, सिग्मा कम है, यानी ये चीज ज्यादा होगी, फट से छोड़ते ही बॉल ऊपर एक्सेलरेट करेगी। मान लो डी डेप्थ पानी के अंदर है, तो हम पहले पता करेंगे डी डेप्थ बाद इसकी स्पीड क्या होगी, सही है। ये पता करने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो नेट फोर्स बराबर है, तो रो बाय सिग्मा एम जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया रो बाय सिग्मा, ठीक है ना, -1 इंटू जी। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। अब यहां तक तो बॉल एक्सेलरेट करते हुए आ रही है, तो पहला काम हम ये स्पीड निकाला। अब आपको उससे डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल दे रहे, अरे दोनों तरफ एक्सेलरेशन अलग अलग है, यहाँ एक्सेलरेशन है, उधर बाहर जाती है ग्रेविटी रिटार्ड कराएगा, तो दोनों में ये अलग अलग है, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन नहीं चला सकते। ए आ गया। अब हमें इधर की स्पीड निकालनी है, इनिशियली बॉल रेस्ट पर थी, तो v बराबर थर्ड इक्वेशन लगाई √2a डी, ये स्पीड आ गई, सही है। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये हो गया रो बाय सिग्मा -1 इंटू जी, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये v आते ही बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी जा रही है, अपनी कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, लेट्स से दैट ये हाइट h है। h की वैल्यू हम सीधे जानते हैं, v²/2g, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमने उठा के लगा दिया। v² की वैल्यू हमने इधर से सब्स्टिट्यूट कर दी,
2AD/2G। सही है, 2 से 2 उड़ गया, ए की वैल्यू भी डाल दो यहां पर, तो ए की वैल्यू हो गई रो बाय सिग्मा -1 इंटू डी इंटू जी डिवाइडेड बाय जी, आ गया, ये कट गया। तो जो हाइट तक जाएगा वो आ जाएगी रो बाय सिग्मा -1 इंटू डी। और अगर इस हाइट से छोड़े और डेप्थ निकालनी हो, यहां से डी की वैल्यू निकाल लो, वाइस वर्सा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो आप दोनों वर्जन सवालों के कर सकते हो। आपको अगर डेप्थ दे रखी है तो हाइट निकाल सकते हो, हाइट दे रखी है तो डेप्थ निकाल सकते हो। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस सेक्शन का माना जाता है। तो राइट आंसर देखते हैं, रो बाय सिग्मा -1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, रो बाय सिग्मा -1, ये सिग्मा बाय रो है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए। तो रो बाय सिग्मा -1 इंटू डी। अब ये डेप्थ दे कितनी रखी थी इसने डी नहीं दे रखी थी, इसने एच दे रखी थी, तो मैं इसको एच ही लिख दूं। बट आप इसको डी करके लिख लेना अपने, जो अगर मान लो शॉर्टकट लिखना चाह रहे हो तो डी लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कौन हाइट है और कौन डेप्थ है। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो आ गया हमारा बर्नौली, और ये एनसीईआरटी का अपना बेसिक थ्योरी है। बर्नौली थ्योरम ये बताती है, ये पहले तो बर्नौली और कंटिन्यूटी की बात कर लें, ये लगती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ठीक है ना, कंटिन्यूटी की थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, A1 V1 A2 V2 के बराबर। ये तो सिंपल हो गया। ठीक है ना, इसी पे बेस्ड हम लोग अपना वो किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ वाला भी लगा लेते हैं कि रेट ऑफ इनकमिंग बराबर रेट ऑफ आउटगोइंग। ठीक है ना, तो अगर 2-3 पाइप में खुल रहा हो तो जितना A1 V1 आने वाला होगा उतना जाने वाला होगा, उस पर बैलेंस करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बर्नौली। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, या ऐसे बोला जाए कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम तो कांस्टेंट ही होता है। ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूटी का थ्योरम। मास को अगर हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ये हो गया कंटिन्यूटी। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है ना, तो जो भी फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी है पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम और कुछ नहीं, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड का सम करके टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करने वाली थ्योरम है। अब कौन कौन सी एनर्जी आती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों एनर्जीज का सम यहां पर कांस्टेंट होता है। अब डायरेक्ट इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो P बाय रो जी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, V²/2G वेलोसिटी हेड, H को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर उठा करके अपना G से मल्टीप्लाई कर डाला, तो P बाय रो V²/2 प्लस GH इज कांस्टेंट, और इसमें रो से भी मल्टीप्लाई करता रहा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मैं बर्नौली थ्योरम को इस तरीके से लगाता हूं, P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH इज कांस्टेंट। दिस इज द बर्नौली थ्योरम जो मैं यूज करूंगा। ठीक है ना, इसमें इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट है, कई बार थ्योरेटिकल बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो तीनों एनर्जी का पर यूनिट मास जो सम है वो कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं हेड से, तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, तीनों हेड का सम कांस्टेंट है। तो तीन डेफिनेशन या तीन कंसेप्चुअल वर्जन यहां बर्नौली थ्योरम के चलते हैं, ये थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं। अब एप्लीकेशन तो रखा ही है, वो तो आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये आपके वही एनसीईआरटी के, जिनमें कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है, देखते हैं। कह रहा है स्ट्रीमलाइन इज अ मैप ऑफ फ्लूइड फ्लो, इन स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर लिक्विड की जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, आगे चेंज हो जाएगी, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर लिक्विड की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है स्ट्रीमलाइन जो होता है ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, एज इट मींस फ्लूइड पार्टिकल विल हैव टू पॉसिबल वेलोसिटीज एट द पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल होगा उसकी एक ही वेलोसिटी होगी, इसलिए स्ट्रीमलाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि एक जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब बर्नौली प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग, यानी ये इक्वेशन लिखते वक्त हम मान के चल रहे हैं कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है ना, on the fluid, the work done by this dissipative viscous force must be taken into account in this case and P2 will be lower than the value given by equation this। ठीक है ना, तो अगर विस्कस फोर्स लग रही है तो हमें उसका डिसिपेटिव फोर्स का भी वर्क डन इसमें शामिल करना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन लेना पड़ेगा, और जो P2 का वैल्यू आएगा, फाइनल प्रेशर का वैल्यू, वो हम जो इससे कैलकुलेट करते हैं उससे कम आएगा क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव भी तो एनर्जी लॉस कराएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बर्नौली थ्योरम का वैलिड है नॉन विस्कस लिक्विड के लिए। ठीक है ना, आगे एज द टेम्परेचर राइजेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एज द टेम्परेचर राइजेस द एटम ऑफ द लिक्विड बिकम मोर मोबाइल। तो लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो और ज्यादा फ्री होते हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल ही आप जानते हो सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर कन्वर्जन का। एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉल्स, ठीक है ना। तो ये वो थ्योरी थी कि विस्कोसिटी क्यों कम होती चली जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर, क्योंकि एटम्स जो होते हैं लिक्विड के और ज्यादा फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए विस्कोसिटी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। इन द गैस टेम्परेचर राइज इंक्रीजेस द रैंडमनेस ऑफ मोशन एटम एंड ईटा इंक्रीजेस। तो गैस के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ईटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई ये पूछे कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का विस्कोसिटी क्यों कम होता है और गैस का क्यों बढ़ता है, तो ये उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो असर्शन रीजन में बन सकता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, ताकि इस पे बेस्ड अगर कोई असर्शन रीजन आए तो आप उसको कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसके 4 एप्लीकेशन, ठीक है ना। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा ये लिफ्ट ऑफ विंग बोल लो या लिफ्ट, वो छत हवा में उड़ गई वाला एक्सपेरिमेंट बोल लो। तो कहानी ऐसी चल रही है एरोडायनामिक शेप की वजह से ये जो विंग है इसके नीचे की वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होती है। जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर लार्ज, जहां वेलोसिटी लार्ज वहां प्रेशर कम, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट की फोर्स, ठीक है ना। और ये होती है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। अब ये प्रेशर डिफरेंस हम बर्नौली थ्योरम से लिख लेते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसके। तो कुल मिलाकर के इस प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू जब हम बर्नौली थ्योरम से लिखते हैं, एच को हम नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं, तो ये आ जाती है हाफ रो वी एच स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। वी एच होगी हाई वेलोसिटी, वी एल हो गई लो वेलोसिटी। एरिया से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास ये अपवर्ड फोर्स आ जाती है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो नीचे जो वेट लग रहा होगा उसके हम बैलेंस करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो गया आपका एरोफॉइल बोल सकते हो या लिफ्ट ऑफ प्लेन बोल सकते हो या छत का हवा में उड़ना भी बोल सकते हो। तो उन सबका एक कंसेप्ट। दूसरा आप देख रहे हो ये बोलते हैं हम लोग वेंचुरीमीटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड की वेलोसिटी वगैरह पता कर सकते हैं। तो दो हमने ट्यूब इधर लगा रखी है, एक का क्रॉस सेक्शन बड़ा, एक का क्रॉस सेक्शन छोटा। जहां क्रॉस सेक्शन बड़ा वहां पर जो प्रेशर मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, सेम लेवल पर बात चल रही है, ठीक है ना। प्रेशर ज्यादा मिलेगा बट वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो लिक्विड जो आप देख रहे हो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हाइट पर है, यहाँ लिक्विड कम हाइट पर है। तो हम क्या करते हैं, छोटे क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं। मैंने कई बार पहले भी बताई हुई है। तो ये वेलोसिटी अपना पूरा बर्नौली और कंटिन्यूटी लगा करके जो आती है √2gh 1 माइनस a बाई a का होल स्क्वायर। जहां स्मॉल ए हो गया छोटा एरिया, कैपिटल ए हो गया बड़ा एरिया, ठीक है ना। वेलोसिटी आने के बाद अगर हम इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो रेट ऑफ फ्लो बन जाएगा। ये भी सवाल बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने तो क्या किया, आपने तो ये लार्ज वेलोसिटी निकाल दी। अब मान लो वो इधर की वेलोसिटी पूछे तो आप कंटिन्यूटी थ्योरम लगा करके बड़े क्रॉस सेक्शन पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो बता सकते हो। रिजल्ट स्टैंडर्ड है तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है टैंक का प्रॉब्लम। यहां आती है टॉरसली थ्योरम। अब हमने एक वाइड टैंक ले रखा है, क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, मतलब ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी को हम इफ्लक्स बोलते हैं और ये डेप्थ ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो जाता है √2gh। अब यहां से जो वेलोसिटी निकली देखो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई जा रही है, ये इसकी रेंज हो गई। तो अब इस रेंज को हम अपना वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगा के कैलकुलेट करते हैं, तो आती है 4 डेप्थ इनटू हाइट। ये हो गई डेप्थ, ये हो गई हाइट, ठीक है ना। तो रेंज अगर पूछी जाए, मैंने सवाल रखा है, तो ये होती है √4 इंटू डेप्थ इंटू हाइट। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर हम डेप्थ और हाइट सेम रखें, मतलब दो होल कर दें जिनकी डेप्थ और हाइट सेम है, तो ऐसे में निकलने वाले लिक्विड की रेंज सेम मिलती है, ठीक है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है टैंक वाले प्रॉब्लम में। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर होल बिल्कुल बीच में करें तो ऐसे में निकलने वाले लिक्विड की रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और ये मैक्सिमम रेंज जितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है ये उसके बराबर होती है। ये हो गया थ्रू आउट सारा का सारा रिवीजन जिससे हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है। अब प्रॉब्लम देखो, तो पहला प्रॉब्लम है विंग का, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम हमसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ विंड ओवर द सरफेस ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन इज इतना, यानी हाई वेलोसिटी दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड और लो वेलोसिटी देखोगे वो दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एरिया दे रखा है विंग का 4 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है डायनेमिक लिफ्ट एक्सपीरियंस्ड बाय विंग बता दो, यानी फोर्स बता दो। तो सीधे सीधे कंसेप्ट डेल्टा पी इंटू ए, डेल्टा पी की जगह हमारे पास आ गया हाफ रो वी एच स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। अब बस डेटा पुट करो, हाफ डेंसिटी ऑफ एयर हमें दे रखी है 1.3। अब देखो इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा लो, ज्यादा फायदा रहेगा। तो 80 माइनस 60 20 हो गया, 80 प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 140। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास 4 हो गया।
सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इधर से ये 2 चला जाएगा, तो 1.3 इंटू 2 और 2 हो गया 4, 40 इंटू 140। ठीक है, तो 1.3 इंटू ये मेरे पास आ जाएगा 56 100। अब 1.3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 7280 न्यूटन के आसपास। तो कंसेप्ट तो इजी था, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम इस प्रॉब्लम में लग जाता है, इतना भी नहीं, आराम से मैनेजेबल है। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया 7280 न्यूटन। तो आई थिंक अब आप ये डायनेमिक लिफ्ट वाला प्रॉब्लम जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये हमारा टॉर्सली थ्योरम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, वही इफ्लक्स वाला, और कुछ नहीं। तो एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कह रहे टू आइडेंटिकल टॉल जार आर फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। मतलब दो जार दे रखे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और इनको बिल्कुल ऊपर तक पानी से भर दिया गया। आगे आगे बोल रहा है फर्स्ट जार हैज अ होल ऑन द साइड वॉल एट अ डेप्थ h/3। तो इसमें हमने h/3 की डेप्थ पर एक होल किया, तो लिक्विड निकलेगा। फट से अपने कंसेप्ट लगाओ, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स √2gh, h की जगह h/3, पानी गिरेगा, कितनी रेंज पे गिरेगा सोचना नहीं है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, सब कुछ ही करना है। तो √4 इंटू डेप्थ इंटू हाइट, डेप्थ हो गई h/3, हाइट हो गई 2h/3। सही है, तो हमने इतना कार्यक्रम निपटा दिया। आगे आगे बोल रहा है दूसरे में हमने होल किया एट अ डेप्थ ऑफ 2h/3। यहां पर तुरंत एक्टिव, यहां की इफ्लक्स √2g इंटू 2h/3, लिक्विड बाहर निकला, रेंज देखते हैं, इसकी हाइट हो गई h/3, तो √4 इंटू h/3 इंटू 2h/3। तो मजे की बात यह, जितनी इसकी डेप्थ है इतनी ही, अब देखो यहां पर डेप्थ 2h/3 है, यहां h/3 है, हाइट इसकी h/3 है, तो जो इसकी डेप्थ है वो इसकी हाइट, रेंज सेम ही होनी चाहिए। चेक कर लो, सेम ही आ रही है पूरी की पूरी। तो ये क्या जानना चाह रहा है कि ये जो रेंज है R1 R2, इसका रिलेशन क्या है, पता तो है यार रिलेशन क्या है, ये R1 है ये R2 है, तो R1 इज इक्वल्स टू R2। तो काम इतना लंबा था, ठीक है ना, और ये सवाल को हम बहुत छोटे से तरीके से भी कर सकते थे अपने डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक, तो आई थिंक अब ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम है इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। R1 इक्वल टू R2 हो गया। अब मान लो रेट ऑफ फ्लो पूछता कि बताओ इधर से रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, तो एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो, रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। अब आपका काम है, मैंने आपको पूरा A to Z रिवाइज करा दिया, एनसीईआरटी दे दी, कंसेप्ट बता दिया एनसीईआरटी का, थ्योरी ओरिएंटेड प्रॉब्लम दे दिए। अब आप अच्छे तरीके से जो केटीएस का लेक्चर नोट है उससे सारे प्रॉब्लम, इसे नहीं केटीएस लेक्चर नोट के सारे प्रॉब्लम लगा लो, सारे कंसेप्ट एकदम टनाटन हो जाएंगे। मास्टर शीट कर लो और टेस्ट के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लो, टेस्ट इसका एक साथ ही है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर, प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है। इसमें से 2 से 3 प्रॉब्लम आपके एग्जाम में रह सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।